Good morning, friends. Today we will start some new concepts like domestic territory and resident. Initially, we have discussed some basic concepts like final goods, consumption goods, capital goods, etc. And this is a continuation of the same class. These are also basic terms which we will use in our next questions, or this is used for some basic understanding of some uh, like you have to identify some situation कि that particular amount should be included or not included in national income or during some numerical questions. तो ये जो टर्म्स हैं ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो इनकम है वो हमारी है या हमारी नहीं है, या हमारे लोगों की है या नहीं है, फॉरेनर्स की है। तो उसके लिए ये दो कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। पहला जो है दैट इज़ अ डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी? ये इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। तो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? दिस इज नॉट इन ओनली पॉलिटिकल एरिया बाउंड्री जो हम मैप में हमारे माइंड में आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम इंडिया का मैप देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि ये जो है ये ही हमारा इसके अंदर एरिया आ जाता है। ऐसा नहीं है। जो डोमेस्टिक टेरिटरी है बेसिकली इसमें हम क्या देखते हैं, इंक्लूडिंग दिस एरिया, पॉलिटिकल एरिया, इसके अलावा कुछ एरिया ऐसा होता है सी वाटर का जो हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या हमारी गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो है सिस्टम चलता है, या जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है हमारी एक डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमें क्या देखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो है नो डाउट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है, उसमें रूलिंग गवर्नमेंट की होती है, लेकिन वहाँ उस ज्योग्राफिकल एरिया में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का रूल है, जहाँ पे गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एरिया में तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल, इनका फ्री मूवमेंट है वो पूरा एरिया जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट कर रही है। तो जहां जहां पे ये तीनों चीजें फ्रीली मूव करेंगे वो हमारी इकोनॉमी में या इकोनॉमिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे, उसमें काउंट होंगे। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। दिस इज अ ज्योग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, एंड पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल मूव्स फ्रीली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा मैंने मैप बताया आपको कि वो तो सारा एरिया है ही है। इसके अलावा और कौन से एरियाज हैं जहां पर हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है और जहां पे ये फ्री मूवमेंट हो रही है और जो हमारी बाउंड्री में होंगे, तो हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज अभी हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल एरिया जो है। अब इसके अंदर जो है जो भी एरिया इसमें आ जाएगा, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें वाटर एंड एयर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला जो साउथ इंडिया वाला एरिया, ये जो सी वाटर है, तो यहाँ कुछ एरिया तक हमारी वो टेरिटरी में काउंट होता है। आपने बीच में न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान के कुछ फिशरमैन जो है हमारी सी बाउंड्री में एंटर कर गए हैं, तो उनको वहाँ वॉर्न किया गया है या उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसे ही हमारे कुछ फिशरमैन हैं, उनकी बाउंड्री में एंटर कर जाते हैं सी एरिया में। तो ये जो है क्यों है, क्योंकि दिस इज आर डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसे ही एयर स्पेस, तो कोई भी किसी भी कंट्री का एरोप्लेन जो है हमारे
एयर स्पेस से क्रॉस नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है। तो ये हमारी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का जो है वो रूलिंग चलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर, और कौन सी चीजें हैं जब हम इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे? एम्बेसीज। एम्बेसीज क्या होता है? एम्बेसीज जो है हर कंट्री के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के यहाँ पे ऑफिसेज होते हैं, जिसके थ्रू वो अपने रिलेशंस जो हैं इम्प्रूव करते हैं, या जो भी जो हमने कोई मैसेज कन्वे करना है तो उसके थ्रू किया जाता है। उधर हमारी एम्बेसी उनकी कंट्री में होगी, वो हमें कन्वे करेंगे वहाँ से। तो जो भी इश्यूज होते हैं एम्बेसीज के थ्रू उसको जो है वो सॉर्ट किया जाता है। तो एम्बेसी, हम इसमें अब एग्जांपल लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडिया में एम्बेसी है जापान की, ओके, इन इंडिया। तो कभी भी हमारी कंट्री में हमारी एम्बेसी नहीं हो सकती है, क्योंकि एम्बेसीज जो हैं ये रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये होती हैं। तो हम हमेशा हमारी एम्बेसी दूसरी कंट्री में होगी, ना कि अपनी कंट्री में। ऐसी जैसे जापान की एम्बेसी इंडिया में, जापान के अंदर अपनी कंट्री की एम्बेसी नहीं होगी, इंडिया की होगी वहाँ पे, या और कंट्रीज की। तो यहाँ पे जो जापान है उसकी एम्बेसी इंडिया में है, तो क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा या नहीं होगा? अब दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, एम्बेसीज होती है कॉन्सुलेट्स, इट्स आल्सो लाइक अ एम्बेसी, इसका काम भी एम्बेसी की तरह ही होता है। देन मिलिट्री बेसिस एंड ये जो चीजें हैं ये दूसरी कंट्री की होती हैं, लेकिन हमारी कंट्री में है, लेकिन उनके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता है, हमारी कोई रूलिंग काम नहीं करती है। जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, जैसे हम इंडिया में जापान की एम्बेसी है, तो वो जापान की गवर्नमेंट के अंडर आएगी, उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा। ऐसे ही जापान में, इन जापान इंडियन एम्बेसी है वहां पे। अब ये जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर, ये किस टेरिटरी में आएगी, किस कंट्री की है ये इंडिया की है। तो जिस कंट्री की है वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि जिस भी कंट्री की एम्बेसी है वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी काउंट होती है, और वो हमेशा दूसरी कंट्रीज में होती हैं। तो ये नहीं है कि जिस कंट्री के अंदर है उनकी टेरिटरी है, नो, हमारी टेरिटरी में वो काउंट नहीं होती है। उनके ऊपर जो रूलिंग है वो उनकी गवर्नमेंट की है, जिनकी वो एम्बेसी है या कॉन्सुलेट्स हैं या मिलिट्री बेसिस हैं। तो आपने ये चीज भी ध्यान रखनी है। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो है, फर्स्ट हमने क्या किया था, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज की थी। उसमें हमने जो कोस्टल एरिया, सी एंड वाटर एंड स्पेस जो है उसको डिस्कस किया था, एयर और वाटर की, वहाँ वो हमारी कौन सा एरिया जो हमारी बाउंड्री में काउंट होगा। एम्बेसीज जो हैं, जितनी भी एम्बेसीज इंडिया में है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होएंगी। जो कॉन्सुलेट्स हैं किसी भी कंट्री के हमारे इंडिया में हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे। प्लस मिलिट्री बेसिस जो यहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट के कंट्रीज के हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, थर्ड इज शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। अब हमारी इकोनॉमी जो है, यहाँ से कुछ शिप्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, ऑपरेट कौन कर रहा है, हमारे लोग कर रहे हैं। ऐसे ही एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, लेकिन ऑपरेट कौन कर रहा है, किसके अंडर आ रहे हैं, वो हमारी टेरिटरी के अंडर आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो ऑपरेट करने वाली है या किसकी रूल रेगुलेशंस के अंदर वो फंक्शन कर रहे हैं, वो हमारी कंट्री की, हमारी टेरिटरी के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन कर रहे हैं। तो ये जो है ये हमारी टेरिटरी में ही इंक्लूड होंगे, जो हमारे एयर शिप्स हैं या हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स एक्सेट्रा।
कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे किसी भी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो वहाँ पर वो एरिया जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, तो वहाँ कोई भी आके काम कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परस्यू कर सकता है। तो फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, हमारे जो फिशिंग वेसल है फॉर एग्जांपल अरेबियन सी में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ से फिशिंग कर रहे हैं, तो वो किसी भी कंट्री का राइट एरिया नहीं है, तो वहाँ पर जो एक्टिविटीज होंगी वो हमारे लोग कर रहे हैं, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगी। वहाँ से कोई ऑयल जो है उसके ऑयल रिग्स ऑपरेट हो रहे हैं, ऑयल निकाला जा रहा है, वो हमारे लोग कर रहे हैं, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे ये क्या बता रहे थे कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इसमें क्या क्या चीज़ें जो है हमें लेनी है जब हमने डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना है। अब डोमेस्टिक इनकम जो है वो क्या है उसको भी थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, एक बार इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने पहला पॉइंट क्या किया, geographical and political boundaries control or administered by the government. It includes air, water, ships, aircrafts, military bases, embassies, consulates जो हमारे हैं, तो वो सारे हमारे कहाँ आ जाएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाए। नेक्स्ट इज अ रेजिडेंट। हु इज रेजिडेंट? रेजिडेंट इज अ पर्सन और अ इंस्टीट्यूशन, दोनों हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। whose center of interest lies in the domestic territory of the country in which he resides or lives। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में है और वो वहाँ पर रहता है, तो इसमें कंडीशन क्या है कि वो पर्सन या इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर मोर देन 1 ईयर से वहाँ पे रहता हो। दूसरा इम्पोर्टेंट इज उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उस एरिया में ही है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि वो वहाँ पे अर्न कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, तो ये सभी एक्टिविटीज वो उसी एरिया में ऑपरेट कर रहा है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब इसके साथ हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि जो रेजिडेंट है और एक सिटीजन है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो रेजिडेंट एंड सिटीजन। रेजिडेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ कोई पर्सन जिसको हम यहाँ का रेजिडेंट मानते हैं वो यहाँ का सिटीजन भी हो, तो रेजिडेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है वो सिटीजन हो, और जो सिटीजन है वो ज़रूरी नहीं है वो रेजिडेंट हो। ऐसे ही ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो रेजिडेंट है वो सिटीजन नहीं हो सकता और जो सिटीजन है वो रेजिडेंट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, दोनों भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब हम इसमें एग्जांपल लेते हैं एनआरआई का। जो एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया में नहीं रहते हैं लेकिन यहाँ की सिटीजन है, वो जिस भी कंट्री में रह रहे हैं अभी वहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे। अब आपको सिटीजन बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सिटीजन बनने की रिक्वायरमेंट है कि आपका उस पर्टिकुलर कंट्री में बर्थ हुआ हो या कोई जो लीगल प्रोसीजर है उसके थ्रू आपको वहाँ की सिटीजनशिप जो है वो मिली हो। तो रेजिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि आप मोर देन 1 ईयर से वहाँ पे रह रहे हैं। दूसरा, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस इकोनॉमी के अंदर है। तो जो यहीं पे पैदा हुए, यहीं रह रहे हैं और यहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परस्यू कर रहे हैं वो सिटीजन भी होंगे उस एरिया के, उसके वहाँ के रेजिडेंट भी होंगे। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए। अब हम एक तो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, रेजिडेंट किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, तो ये इसमें चेक कर लेते हैं। हाँ जी, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ स्टडीज़ के लिए आते हैं, तो वो यहाँ आ रहे हैं स्टडीज़ के लिए, और जब उनका स्टडीज़ ओवर हो जाएगा टाइम पीरियड तो वो वापस चले जाएंगे, तो वो हमारे यहाँ के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। ऐसे ही जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे घूमने आ रहे हैं,
ओके, रिक्रिएशन के लिए आ रहे हैं, और फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एज अ मेडिकल टूरिस्ट वो यहाँ आ रहे हैं, या कोई मीटिंग है उसके लिए आ रहे हैं, तो वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, वो पर्टिकुलर जो भी उनका काम है उसको खत्म करके वापस चले जाएंगे। ऐसे ही हमारे लोग जो हैं इन सभी एक्टिविटीज के लिए दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, तो वो उनके रेजिडेंट नहीं बन जाएंगे, वो हमारे ही रेजिडेंट रहेंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, सेंटर जो है वो इंडिया में ही है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा है कि इसका यूज कहां पर है। इसका यूज है जब आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता करना पड़ेगा कि वो कहाँ का रेजिडेंट है। तो ये आपको क्या करना है, हमें चेक करना है कि वो पर्सन जो है वो रेजिडेंट कहाँ का है। अगर वो हमारा रेजिडेंट है तो उसकी जो अर्निंग्स हैं वो हमारी नेशनल इनकम में आ जाएंगी। अगर वो हमारा रेजिडेंट नहीं है तो हमारी इनकम में उसको ऐड नहीं किया जाएगा। ऐसे ही हमें डोमेस्टिक इनकम के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी को देखना है। तो अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज सभी यहाँ पे हुई हैं, तो उससे जो भी इनकम होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है तो वो हमारी इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पे चेक करनी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आ रही हैं और कौन सी नहीं है। तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए हमें यूज करनी है, उससे हमें डोमेस्टिक इनकम का पता चलेगा, और जो नेशनल इनकम है उसका हमें पता चलेगा रेजिडेंट से कि रेजिडेंट कहाँ का है। ये बेसिक डिफरेंस हमें याद रखना है कि अगर डोमेस्टिक इनकम है तो उसके लिए हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करना है कि ये जो एक्टिविटी हुई जिससे इनकम हुई ये किसकी टेरिटरी में आता है, डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी, जो एक ही चीज है। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे ही नेशनल इनकम में जब हमें कैलकुलेशन करनी है या एस्टिमेट करना है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई रेजिडेंट कि ये जो रेजिडेंट है वो किस कंट्री का है। तो अगर वो हमारा रेजिडेंट नहीं है तो हमें उसकी इनकम जो है उसको यहाँ पर नहीं लेना है, और अगर हमारा है तो वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट हो जाएगा। तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई that particular income should be included or not included in national or domestic income, and you have to also justify your answer with a reason। आपको रीजन देना पड़ेगा, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे सीबीएसई के अंदर। तो यहाँ पर हमें स्टेट क्वेश्चन आते हैं कि आप रीजनिंग दीजिए और बताइए कि ये जो भी पर्टिकुलर इनकम हम ले रहे हैं ये कहाँ पे ऐड होगा। और वहाँ दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने ध्यान में रखनी है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी जिसको मैंने कोरिलेट किया है डोमेस्टिक इनकम के साथ, कि ये डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेशन में आपको यहाँ से चेक करना है। ऐसे ही रेजिडेंट के लिए हमें नेशनल इनकम के लिए यूज करना है। अब जब क्वेश्चन आता है यहाँ पर इन दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड, तो वहां हमें पूरी स्टेटमेंट क्लियरली चेक करनी है। उसमें चेक करना है कि उसमें हेडिंग में क्या लिखा है, वेदर फॉलोइंग आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम या नेशनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आपने ध्यान रखना है अगर डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है तो कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो डोमेस्टिक में होती है नेशनल में नहीं होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो नेशनल में होती है डोमेस्टिक में नहीं होती हैं। तो वो चीज आपने अच्छे से कंफर्म करनी है कि स्टेटमेंट में डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है या नेशनल की बात हो रही है, उसके बेस पर आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, अदरवाइज गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को आपने 2-3 बार रीड करना है।
दूसरा इनका यूज जो हमारा है, हम जब क्वेश्चंस करेंगे उस समय न्यूमेरिकल्स में भी इनका यूज होता है। अब इसके साथ साथ क्योंकि हम रेजिडेंट की और डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, तो हम एक और कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे, दैट इज जो रेजिडेंट है, ये जो इनकम अर्न करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो जो कलेक्टिव इनकम हमारे रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम अर्न्ड और फ्रॉम अब्रोड। ओके, अभी मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में और रेजिडेंट में डिफरेंस बताया। ओके, दोनों का मीनिंग क्या है। अब इन दोनों के इसका लेना देना है डोमेस्टिक इनकम से और इसका लेना देना है नेशनल इनकम से। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों के अंदर ये दोनों जो है, अगर मैं डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हो सकता है, अगर नेशनल को डोमेस्टिक में करना चाहूँ वो भी हो सकता है। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, जो फैक्टर इनकम अर्न की जा रही है। फर्स्ट इज फ्रॉम अब्रोड, हमारे रेजिडेंट जो अब्रोड में रह रहे हैं किसी भी कंट्री में, वहां पे वो अर्न कर रहे हैं फैक्टर इनकम। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर इनकम इज इम्पोर्टेंट। हम अर्नड इनकम की बात कर रहे हैं, हम ऐसी इनकम को लेंगे जो लोगों ने प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके अर्न किया है। ओके, यहाँ पे ट्रांसफर इनकम की हम बात नहीं करेंगे। तो जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम जो है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, इनकी बात हो रही है। तो इस फॉर्म में उनको वहां पे जो इनकम मिली है हम उसकी बात कर रहे हैं। कहाँ से मिली, बाहर से। किसको मिली, जो हमारे रेजिडेंट हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अब हमारे कंट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी और कंट्री के रेजिडेंट हैं। ओके, तो उनको यहाँ पर, उनको भी यहाँ पे फैक्टर इनकम मिल रहा है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ठीक है, यहाँ मैंने फ्रॉम लिखा है, यहाँ मैंने टू लिखा है। तो जो लोग इंडिया में रह रहे हैं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, तो उनको रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट्स के फॉर्म में जो इनकम रिसीव हो रही है वो फैक्टर इनकम है। और वो जो है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली फैक्टर इनकम टू अब्रोड, क्योंकि वो इनकम कहाँ जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ नहीं है तो यूज भी नहीं हो रही यहाँ, तो वो उनकी अपनी कंट्री में जा रही है। ऐसे जो हमारे रेजिडेंट है उसको इन्हीं फॉर्म में जो इनकम मिल रही है वो हमारे पास आ रही है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये पूरी टर्म जो हमारे लोगों ने अर्न किया है उसमें से जो यहाँ पे रेजिडेंट नहीं है उन्होंने जो अर्न किया है फैक्टर इनकम, उसको माइनस कर देते हैं। और इससे जो कंसेप्ट आता है इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा, एन फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ओके, हमारे जितने भी रेजिडेंट बाहर रहते हैं उन्होंने जो फैक्टर इनकम रिसीव की है वो कितना अमाउंट है, प्लस माइनस जो फॉरेन कंट्री के लोग हमारे पास रह रहे हैं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ नहीं है, हमारे रेजिडेंट नहीं है, उन्होंने कितनी फैक्टर इनकम यहाँ पे अर्न की है उसको माइनस कर देंगे। तो दोनों का हमारे पास आंसर आएगा या जो भी बैलेंस बचेगा वो हमारा होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैं इससे पहले कि हम आगे चलें आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि ये जो फैक्टर इनकम टू या फ्रॉम अब्रोड है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। बेसिकली कंपोनेंट्स क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के, तो मैं हेडिंग ही कंपोनेंट्स बता देती हूँ ताकि इजी हो जाए। हम इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। कुछ बुक में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब अब्रोड ही है।
कोई भी कंट्री वर्ल्ड की जहां पे वो अर्न कर रहे हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, हमसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है, सबसे पहले नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉइज जो काम करते हैं किसी के लिए। नेट कंपनसेशन, अगेन यहाँ भी नेट वर्ड आ गया है, इससे पहले ऊपर भी था। जब ऊपर नेट आया था उससे कैसे आया था, जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस किया था फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो नेट आ गया था। तो सेम यहाँ पे भी होगा। हमने क्या करना है, यहाँ पे नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज हैं उनको वेजेस में जो अर्निंग हो रही है, ओके, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमने उसको क्या कर देना है, हमने जो उन्होंने काम किया उसके बदले जो उनको इनकम रिसीव हुई है उस इनकम को फॉर 1 ईयर, इसका टाइम पीरियड 1 ईयर होता है। एक साल में कितने उन्होंने जो भी वर्क किया उसके लिए जो उन्होंने अर्न किया है, हमारे लोगों ने जो अर्न किया है माइनस जो फॉरेनर्स ने 1 ईयर के लिए अर्न किया है उसको माइनस कर देते हैं। तो ये जो इनकम है दिस इज फॉर वर्क, जो उन्होंने काम किया एज अ वर्कर उसके बेसिस पे उनको जो इनकम हुई है। तो जो इसमें क्या हो जाएगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड माइनस कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज टू अब्रॉड, ओके, फ्रॉम टू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फर्स्ट इसका पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड इज नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैं यहाँ भी नेट आ गया फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें इनकम कौन सी आ रही है, इसके अंदर आ रही है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, ओके। हमारे जो रेजिडेंट हैं वो फॉरेन में जो रहते हैं उनको रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में जो भी इनकम रिसीव हुई है विद इन 1 ईयर, माइनस हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स रहते हैं जो हमारे रेजिडेंट नहीं है उनको इन तीनों रूप में जो इनकम रिसीव हुई है उसको माइनस कर देंगे। तो जो आएगा वो क्या आएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। तो ये हमारा प्रॉपर्टी से क्या और एंटरप्रेन्योर से क्या इनकम होती है। तो प्रॉपर्टी आपके पास कैपिटल और लैंड हो सकती है, तो कैपिटल से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लैंड से आपको रेंट। एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर टेकिंग अ रिस्क एंड फॉर दिस यू विल गेट प्रॉफिट्स। तो ये हमारे 4 फैक्टर इनकम्स हो गई। अब एक पॉइंट और है जिसको आपने याद रखना है, दैट इज नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके, रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देती हूँ। ये जो प्रॉफिट है इसके 3 हिस्से हो जाते हैं। हम इसको करेंगे, दोबारा भी करेंगे जब हम मेजरमेंट करेंगे नेशनल इनकम की। मैं दोबारा फिर वहां पे रिपीट करूंगी सेम चीज। प्रॉफिट की फर्म जो है 3 हिस्से करती है। एक हिस्सा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच में, ओके। एक हिस्सा जो है गवर्नमेंट के पास एज अ टैक्स, जिसको कॉर्पोरेट या प्रॉफिट टैक्स कहते हैं, वो चला जाता है। एक हिस्सा फर्म के पास रखा रहता है जो कहीं भी नहीं दिया जाता, उसको हम कॉर्पोरेट सेविंग्स भी कह सकते हैं, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी कह सकते हैं। अब ये जो इनकम है ये ना तो शेयर होल्डर्स के पास गई ना गवर्नमेंट के पास गई, ये फर्म के पास ही है। तो जो हमारे रेजिडेंट है उनके पास जो रिटेन्ड अर्निंग रखी हुई है दिस माइनस जो हमारे रेजिडेंट हमारी कंट्री में रह रहे हैं नहीं है, उनको जो रिटेन अर्निंग हुई है उसको माइनस करेंगे तो नेट रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएगा, ओके।
तो कंपोनेंट्स क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के? नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, देन उसके बाद सेकंड नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये वो सारी इनकम है जो हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न की है, काम करके कमाई है। ये कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जो उनको कहीं से फ्री में मिली हो। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमेशा यहाँ पे फैक्टर इनकम की ही बात कर रहे हैं जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही रिसीव होती है। सो दिस इज आवर टॉपिक। In next class, we will discuss some aggregates of national income, how we can change these aggregates into another form. There is some methods or ways we will discuss in next class. I hope that you will definitely gain from this lecture or this video. Thank you so much. Thank you.